नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। गोंडा से खबर है, पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। 16 एसएचओ और 11 एसओ की तैनाती में बदलाव। जन शिकायतों के निस्तारण में फिसड्डी रहे थाना अध्यक्षों की कुर्सी गई। कोतवाली देहात, करनैलगंज और मनकापुर कोतवाल का तबादला कर दिया गया है। इसके साथ ही इटिया थोक, खरगुपुर और कटरा बाजार के एसएचओ भी बदल दिए गए हैं। कटरा एसएचओ सुधीर कुमार सिंह को करनैलगंज कोतवाली का चार्ज दिया गया है। एसपी के वाचक रहे शमशेर बहादुर सिंह को परसपुर थाने का चार्ज दिया गया है। पीआरओ तेज प्रताप सिंह नवाबगंज के थाना अध्यक्ष बनाए गए हैं। 3 चौकी प्रभारियों को मिली है थाने की कमान। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर एसपी संतोष मिश्रा ने यह फेरबदल किया है। तो एक बड़ा फेरबदल किया गया है गोंडा में, पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल। 16 एसएचओ और 11 एसओ को इधर से उधर कर दिया गया है, तैनाती बदल दी गई है। गोंडा से हमारे संवाददाता उमानाथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। उमानाथ, पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल, किस तरीके की शिकायतें मिल रही थी इन लोगों के खिलाफ? ये देखिए, जिले के सभी थानों पर लंबे समय से इन सभी जो एसओ हैं, एसएचओ हैं, इनकी तैनाती रही है। और ये अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही विभाग में तबादले होंगे। इस बीच जो है कई बड़ी घटनाएं जिले में हुई। हत्या की एक वारदात हुई और एक दुष्कर्म की वारदात हुई, जिसको लेकर जो जिले के एसओ है वो एसपी के निशाने पर थे। और अब ये फेरबदल किया गया है। जिले के सभी 16 थानों के एसओ और एसएचओ बदल दिए गए हैं। धानेपुर थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है लापरवाही बरतने के आरोप में। वहीं इटिया थोक के थानाध्यक्ष को भी डीसीआरपी में तैनाती दी गई है। इस तरह जो भी जिले के थाने थे सब में फेरबदल करते हुए नए लोगों को चार्ज दिया गया है। जी, अब नए लोग जिन्हें काम दिया गया है उनका कामकाज कैसा रहा, कैसा है उनका रिपोर्ट कार्ड? उमानाथ जी देखिए, अभी जो नए लोगों को जिनको तैनाती मिली है वो अभी तक पुलिस ऑफिस या फिर पुलिस लाइन में तैनात रहे हैं। इसमें कुछ गैर जनपद से आए दरोगा हैं जिनको अब तैनाती दी गई है। तो अब आने वाला ये समय बताएगा कि उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसी रहती है और अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर ही वो आगे भी अपने पद पर बने रहेंगे या फिर उनको भी हटाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमानाथ तिवारी तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है और अब देखने वाली बात होगी इस फेरबदल के बाद क्या कानून व्यवस्था में कोई सुधार देखने को मिलता है या नहीं। और अब कन्नौज से खबर है, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की नई पहल, जनता की सहूलियत के लिए अनोखा कदम उठाया गया है। वीडियो कॉल के माध्यम से शिकायतें सुनी जाएंगी, जनता की समस्याओं को सुना जाएगा और सुनकर निस्तारण किया जाएगा। होता यह है कि मंत्रियों तक बातें नहीं पहुंचती है या फिर अधिकारियों तक बातें नहीं पहुंचती, तो बहुत सारे कारण होते हैं, या तो वो व्यस्त रहते हैं या फिर कोई ड्यूटी होती है। लेकिन अब वीडियो कॉलिंग के जरिए सब कुछ संभव हो पाएगा, यानी बाकायदा जो भी लोगों की समस्याएं हैं वो सुनी जाएंगी और सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, उन समस्याओं का निस्तारण भी करना होगा। एक नई पहल की गई है समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने। जनता की सहूलियत के लिए अनोखा कदम उठाया गया है। जनता उनसे जुड़कर अपनी जो भी समस्याएं हैं उन्हें कह सकते हैं। एक अधिकारी भी रह चुके हैं और उसके बाद उनकी अनोखी पहल कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए सकारात्मक कदम है जो अपनी समस्याओं को लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं और बहुत सालों से उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। अब उन्हें उम्मीदें जग गई हैं कि कम से कम मंत्री की ये नई पहल जो है उसकी वजह से उनकी समस्याएं जल्द हल हो जाएंगी। जनता की सहूलियत के लिए यह अनोखा कदम उठाया गया है। और अब रुख करते अगली खबर का। वित्त मंत्रालय की गाड़ी से आईएएस पूजा सिंघल के घर पहुंचे अधिकारियों के साथ में सीआरपीएफ के जवान भी हैं। पूजा सिंघल के आवास पर किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। बिना कुछ कहे आवास के अंदर चले गए अधिकारी। लगातार रांची में कार्रवाई चल रही है, झारखंड की हलचलें बढ़ गई हैं। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के आवास पर किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बिना कुछ कहे आवास पे अंदर चले गए अधिकारी जांच कर रहे हैं।
वाराणसी काशी में अज्ञान वापी मस्जिद में आज वीडियोग्राफी होगी। वीडियोग्राफी को सफल शांतिपूर्ण कराए जाने की गुजारिश की गई है। काशी के मंदिरों और मठों में संतों ने हवन यज्ञ किया है। आज दोपहर करीब 3 बजे मस्जिद में वीडियोग्राफी होनी है। अधिवक्ता कमिश्नर के साथ वादी और प्रतिवादी मौजूद रहेंगे। दोनों पक्षों के सामने ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। 10 मई को कोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट और मस्जिद में वीडियोग्राफी से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा में मद्देनजर मस्जिद को होर्डिंग से ढक दिया गया है और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये मस्जिद को ढका गया है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम न्यायालय का जो संविधान को मानते हैं, तो एक तरह से न्यायपालिका की अवमानना है, उल्लंघन है। इस दृष्टि से पूजा पाठ किया गया कि इनकी बुद्धि परिष्कृत हो, शुद्ध हो, पवित्र हो और जो कार्य में बाधा आने की संभावनाएं हो वो बाधाएं मुक्त हो। विश्वनाथ श्रृंगार गौरी मुक्त हो और संपूर्ण प्रतीक चिन्ह है कि वो विश्वनाथ था, है और भविष्य में रहे, उसकी बाधाएं दूर हों। अवैदिक मतों के, इस्लाम के मतावलंबियों की बुद्धि शुद्ध हो। एक तरफ इधर वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में आज सर्वे है। सर्वे से पहले कमेटी के संयुक्त सचिव की तबीयत बिगड़ गई है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव की तबीयत बिगड़ गई है। SM यासीन का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। फोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ज्यादा बात करने से भी इनकार कर दिया है। तो आज इस मामले को लेकर सर्वे है और SM यासीन का जो तबीयत है वो खराब हो गई है। ज्ञान वापी मस्जिद की बात करें तो सर्वे से पहले कमेटी के संयुक्त सचिव की तबीयत बिगड़ गई है। हालांकि उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया है और ज्यादा बात नहीं की है उन्होंने। तो ये मामला काफी हाई प्रोफाइल मामला है और आज ज्ञान वापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में सर्वे होना है। और सर्वे से पहले जो कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि ये जो कमेटी है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसी कमेटी को सर्वे करना था। वहां पर पहुंचकर 3 बजे ये सर्वे होना है और सर्वे के पहले अचानक से तबीयत बिगड़ गई है। सर्वे से पहले कमेटी के संयुक्त सचिव की तबीयत खराब हो गई। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव हैं और उनकी तबीयत बिगड़ गई है। वहीं SM यासीन का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। फोन पर बातचीत जब उनसे की गई तो उन्होंने बातचीत में बताया कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, ज्यादा बात करने से इनकार कर दिया गया है। तो अब सवाल ये, क्या सर्वे हो पाएगा या सर्वे की तारीख आगे बढ़ जाएगी? 10 तारीख को रिपोर्ट देनी है और रिपोर्ट के बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि कुछ ना कुछ फैसला आएगा, लेकिन जब सर्वे ही नहीं हो पाएगा तो रिपोर्ट कैसे तैयार होगी? क्योंकि सर्वे को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो कमेटी बनाई गई है, संयुक्त सचिव जो हैं उनकी तबीयत बिगड़ गई है। ज्ञान वापी मस्जिद विवाद में आज सर्वे होना है 3 बजे, लेकिन उससे पहले तबीयत खराब हो गई। वाराणसी से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त, अभिषेक झा। अभिषेक, अचानक से तबीयत खराब होना, अब सर्वे हो पाएगा या नहीं? जी अभिषेक। हाँ जी। इस मामले में जो पक्षकार हैं वो पक्षकार राज्य सरकार है, ना कि कोई मस्जिद कमेटी के लोग। तो ऐसे में मस्जिद कमेटी के जो संयुक्त सचिव है जिन्होंने विरोध किया था कि ये सर्वे नहीं होने देंगे, उनकी तबीयत बिगड़ी है। ब्लड प्रेशर उनका बढ़ा हुआ है और ब्लड प्रेशर 150 से ऊपर है। जब हम लोगों ने मीडिया में उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया है। रही बात उनके शामिल होने की, तो इसमें वो पक्षकार नहीं है, इसलिए वो शामिल हो या ना हो, इस सर्वे के ऊपर में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सर्वे में रेखा शर्मा और अन्य 4 महिलाएं और उसके साथ राज्य सरकार, ये राज्य सरकार मतलब यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे वो जिलाधिकारी हो, पुलिस कमिश्नर हो, उनकी मौजूदगी में होना है। ये वादी और प्रतिवादी पक्ष है, न कि कोई मुस्लिम पक्ष के लोग। यानी सर्वे होकर रहेगा। 3 बजे है सर्वे। अभिषेक, क्या तैयारियां हैं, अब उसको लेकर क्या माहौल है? देखिए, गर्माहट तो है, तबीयत बिगड़ना बता रहा है कि सरगर्मी है, गर्माहट है और टेंशन बढ़ रही है। निश्चित रूप से तनाव में है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने विरोध के स्वर अपने बुलंद किए थे और जैसे ही सर्वे की बात सामने आई थी कोर्ट के माध्यम से, तो इन्होंने कहा था कि वो मुखालफत करेंगे, इसके विरोध करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोर्ट का आदेश है, जिला प्रशासन के
इस आदेश को मानने की बाध्यता है। तो इसे देखते हुए कहीं ना कहीं जो एक हिंदू मुसलमान के बीच का जो मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है, उसको लेकर के वो तनाव की स्थिति में है और उसी की वजह से उनका ब्लड प्रेशर शायद बढ़ा हुआ है और मीडिया से उन्होंने दूरी बना के रखी है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पे प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी मुस्तैदी कर रखी है। पीएचए के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल है उसको भी स्टैंड बाय पे रखा गया है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जितनी भी है इंटेलिजेंस की, उनको एक्टिव मोड पे रखा गया है और साथ ही साथ सड़क की तरफ से जो भी मस्जिद का हिस्सा दिख रहा है या उधर आने जाने वाले जो रास्ते हैं उनको पूरी तरह से ढक दिया गया है, ताकि बाहर से किसी तरह की कोई गतिविधि जो है, अंदर जो कार्रवाई चलेगी सर्वे की, उस पर कहीं से नजर न पड़ सके। अभिषेक, अब दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे इस विवाद के बारे में। मंदिर मस्जिद विवाद क्या है, क्यों गरमाया हुआ है? देखिए, मंदिर और मस्जिद के विवाद की अगर बात करें तो ऐसा हमेशा हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वा करके बाकायदा इसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया था और इसी को लेकर के विवाद है, बिल्कुल जैसे अयोध्या में था, मंदिर के ऊपर में मस्जिद का निर्माण कराया गया और उसी को लेकर के विवाद चल रहा है। कुल 5 मामले हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। कोई संपत्ति को लेकर के है, कोई पूजा के अधिकार को लेकर के है और उसी की वजह से एक मामला ये है कि श्रृंगार गौरी और अन्य विग्रहों के नियमित दर्शन पूजन को लेकर के, और इसी दर्शन पूजन को लेकर के अगस्त 2021 में ये मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके ऊपर में वाराणसी सिविल कोर्ट के जो जज हैं रवि दिवाकर, उनकी बेंच ने ये फैसला दिया है कि वहां की क्या वास्तु स्थिति है उसका भौतिक सत्यापन कराना जरूरी है, वास्तु स्थिति को जानना जरूरी है और इसीलिए वीडियोग्राफी कराया गया है। जो अधिवक्ता कमिश्नर है अजय कुमार मिश्रा, उनके निर्देशन में होना है और ये रिपोर्ट जो है 10 तारीख को कोर्ट के सामने रखी जाएगी। उसके बाद उसके ऊपर फैसला आएगा कि नियमित दर्शन पूजन होगा या नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक झा तमाम जानकारी के लिए। तो आज सर्वे होकर ही रहेगा और उसके बाद सर्वे होने के बाद 10 तारीख को रिपोर्ट रखी जाएगी। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। फतेहपुर के गौरा गांव के जंगलों में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें एक घायल गौ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि उसका साथी रात का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा है। पुलिस ने घायल तस्कर को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जबकि फरार गौ तस्कर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जंगल में आज गोकसी की सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर के द्वारा। थानाध्यक्ष भातगांव में पुलिस बल के इस जंगल की घेराबंदी किए और यहाँ पर गाय बंधी हुई मिली थी और उसको काटने की तैयारी में थे। और रिजवान सन ऑफ जमील पट्टी शाह का रहने वाला है, जिसके खिलाफ कुल 29 मुकदमे हैं। वो मुठभेड़ में घायल हुआ है। गाय को कटने से बचा लिया गया है। उसको घायल अवस्था में और खबर गोंडा से, जहां पर एक युवती के साथ छेड़खानी करने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने का शर्मनाक मामला सामने आया है। आरोप है कि 3 युवकों ने एक युवती के न सिर्फ अश्लील हरकत की बल्कि विरोध करने पर उसके मंगेतर के साथ मारपीट की और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। पीड़िता की मां इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो पुलिस कार्रवाई करने की बजाय उसे दबाने में जुटी हुई थी। फिलहाल मामला आला अफसरों तक पहुंचने के बाद 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है। महिला के द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें अपनी पुत्री के साथ में छेड़खानी, मारपीट इत्यादि जैसे आरोप लगाए गए थे। इस सूचना पे तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस जो पूरी घटना थी इसकी जांच कराई गई। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला 2 संप्रदाय का था। जो मुकदमा लिखवाने वाले मुस्लिम संप्रदाय के थे और जो ये 3 जिसमें 4 लड़के नामजद किए गए थे जो हिंदू संप्रदाय के थे, इनमें से 3 लड़कों की गिरफ्तारी। लखनऊ से खबर है, नए शैक्षिक सत्र में डिजिटल पर अब जोर रहेगा। टैबलेट से की जाएगी छात्रों की हाजिरी और निरीक्षण। अभी तक रजिस्टर होता था और जब छात्र जाते थे तो एब्सेंट और प्रेजेंट लिखा जाता था, लेकिन अब टैबलेट के जरिए हाजिरी हो जाएगी, निरीक्षण भी किया जाएगा। प्राइमरी माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपल को टैबलेट दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूलों के 2 शिक्षकों को लैपटॉप भी दिया जाएगा। 21,000 प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगाई जाएगी, यानी बच्चे स्मार्ट तरीके से, नए तरीके से क्लास में पढ़ सकेंगे। शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना में प्रस्ताव भेज रही है यूपी सरकार। प्रदेश में 2,675 माध्यमिक और 1,35,000 प्राइमरी जूनियर स्कूल हैं जो अब डिजिटल तरीके से
हाजिरी लगाएंगे। और अब लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। नगर निगम और तहसील में तलाशी जाएगी मुख्तार अंसारी की संपत्तियां। एलडीए को मुख्तार की संपत्तियों का विवरण जुटाने में समस्या हो रही है। तहसील में भी मुख्तार अंसारी की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने की तैयारी है। एलडीए डीएम और नगर आयुक्त को पत्र भेजेगा। मुख्तार के साथ उसके रिश्तेदारों का पूरा विवरण तलाश किया जाएगा। तो एक के बाद एक जो भी संपत्तियां हैं उस संपत्ति का विवरण जुटाने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तहसील में अब मुख्तार अंसारी की संपत्तियां तलाशी जाएंगी। वहां का जो ब्यौरा होगा वो देखा जाएगा कि आखिर कितनी संपत्तियां हैं। कानपुर देहात के कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के माती रोडवेज बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर चालक ने खड़े ट्रक पर जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद हाईवे पर जाम लग गया। वहीं टक्कर लगने से डंपर चालक केबिन में बुरी तरीके से फंस गया। इसके बाद खबर मिलने पर पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से ट्रक चालक को बाहर निकाला है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कानपुर देहात इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर यह बड़ा हादसा हुआ है और जब निकाला जा रहा था उस दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। और इन खबरों के बाद अब बात करते हैं कोरोना अपडेट्स की। देश में कोरोना केस पिछले 4 हफ्ते में लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। 25 अप्रैल से 1 मई के बीच देश में 22,000 से ज्यादा नए मरीज मिल चुके हैं। इस मामले में इसके पहले हफ्ते में 15,000 केस से 41% ज्यादा है। देश में केस में से 68% अकेले 3 राज्यों में है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी भी इसमें शामिल है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 7% से ऊपर है, यानी कि WHO की नजर में यहां संक्रमण बेकाबू है। ऐसे में देश में कोरोना की चौथी लहर आने की खबरें भी सामने आ रही है। लेकिन क्या देश में चौथी लहर का कारण दिल्ली ही होगी? और हमारे संवाददाता सिद्धार्थ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, कोरोना के बढ़ते केसेस ने टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि इसमें यूपी भी शामिल है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको बता दें यूपी में भी केसेस की संख्या बढ़ रही है लगातार। लगभग 20 से 22 केस लखनऊ में आ रहे हैं, तो मामले सक्रिय हो रहे हैं। लेकिन एक चीज अच्छी है रजनी की जो ठीक होने वालों की दर है वो काफी अच्छी है। तो ये कहीं ना कहीं सुकून भरी खबर है। लोगों जो रिकवरी रेट है वो 98.98% पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं इसलिए कहीं ये मान सकते हैं कि रिकवरी दर के कारण लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। देखिए जो आपको ताजे आंकड़े बता दें कि दिल्ली में इसमें 24 घंटे में 1,365 नए मरीज पाए गए। कुल वहाँ सक्रिय मामले 5,746 मामले कुल सक्रिय हुए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली और यूपी के बीच जो लोग जो दिल्ली से आ रहे हैं यूपी में, तो वो उस कारण से भी कहीं ना कहीं यूपी में कुछ ना कुछ केसेस बढ़ रहे हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी संख्या काफी है। तो इस कारण से रजनी यूपी में भी मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है। जी तो सिद्धार्थ, अब लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम टीम 9 से बातचीत भी कर रहे हैं, पता भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ताजा अपडेट्स क्या है, किस तरीके से और सतर्कता बढ़ती जा रही है बढ़ते केसेस को देखते हुए? देखिए आपको बता दें रजनी, कुल 2.5 लाख से ज्यादा जो टेस्ट किए जा रहे हैं यूपी में। तो पीएम ने जो लक्ष्य बनाया है वो 2.5 लाख टेस्ट रोज का है पूरे यूपी में। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सतर्कता बरती जाए। रोज टीम 9 की बैठक में लगातार मुख्यमंत्री टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर दे रहे हैं। जो केसेस टेस्ट किए जा रहे हैं, तो लखनऊ की बात करें, लखनऊ में सबसे ज्यादा केस अलीगंज क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। अलीगंज में केसों की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन एक चीज फिर ये है, लखनऊ में भी वही चीजें जैसे पूरे यूपी में पूरे इंडिया में है, तो उसी तरीके से लखनऊ
मामलों में भी कहीं ना कहीं लोगों की रिकवरी रेट काफी अच्छा है, इसलिए लोगों में। लेकिन एक चीज नहीं ये भी है, जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं मास्क सुथरा लगाते नहीं। आप भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर भी आप जाएंगी, चाहे अभी जो बीते त्योहार रहे वहां भी हमने ग्राउंड जीरो पर देखा, सरकार प्रशासन लाख कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी लखनऊ की हम बात करें, लोग इस चीज को मानने को नहीं तैयार हैं। और जागरूकता की बात करें, लोग अभी भी तीन लहरें हो चुकी हैं, चौथी लहर एकदम मुहाने पे खड़ी है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं सहयोग नहीं कर रहे हैं प्रशासन का। और ये खतरे की घंटी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह के इसके पहले केसेस बढ़े थे और एक बार की बढ़े थे, तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी, अगर लोग नहीं चेते तो अगर केसेस मान लीजिए बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फिर एक बार स्वास्थ्य सिस्टम पर पूरी तरीके से जब भार पड़ेगा तो सिस्टम कोलैप्स होने का भी डर होता है। तो ये चीजें हैं, लोगों को खुद समझना होगा। यूपी की बात करें तो मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। और देखिए एक चीज यूपी में सबसे बड़ी चीज क्या है, जो स्वास्थ्य मंत्री है वो लगातार हर अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, जो कोरोना वार्ड बनाया गया उसका निरीक्षण कर ले। तो स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं अपनी तैयारी पूरी कर रहा है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं लोगों को अस्पताल तक ना जाना पड़े, लोग खुद ही इतने सजग हो जाएं कि कोरोना से बचाव हो जाए। जागृति बहुत जरूरी है, जागना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सिंह तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते कोरोना केसेस के बाद अब लोगों को भी समझना होगा, मास्क, 2 गज की दूरी और हैंड सैनिटाइजर बहुत है जरूरी। संपत्ति के लालच में एक व्यक्ति ने अपनी वृद्ध मां को घर से तो बाहर निकाल ही दिया, वहीं 3 बहनों को भी घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके चलते आज तीनों युवतियां सड़कों पर धक्के खा रही हैं और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। लेकिन पुलिस भी इस मामले पर मूक दर्शक बनी बैठी हुई है, क्योंकि भाई सरकारी मुलाजिम है और उसकी पहुंच ऊपर तक है, या फिर कहे कि उसके रुतबे के आगे पुलिस बेबस है, जिससे तंग आकर पीड़ित युवतियों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को भी चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। तो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरें आगे जारी रहेगी।